नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारा चल रहा है। इस बीच बहुत जल्द हम लोग एक ल्यूसेंट की एमसीक्यू सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो रिवीजन है वो निरंतर आपका करवाया जाएगा। और साथ साथ में हम लोग उत्तराखंड भी चलाएंगे, तो एक टाइम हम लोग फिक्स करेंगे उसके लिए। तो सुबह का मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम के टाइम पे हम लोग एक और जो एमसीक्यूज पैटर्न का जो सीरीज है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग उससे ज़रूर जुड़ने का कष्ट करें और अपनी जो तैयारी है उसको बखूबी से करते रहें। बहुत जल्द आप लोगों को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी एज रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। देखो, अगर एज बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बढ़ती है फिर भी आप लोगों ने तैयारी करनी है, तैयारी छोड़नी नहीं है। तो आप लोग अभी से उसमें जारी रखें अपनी तैयारी को। दोगुनी मेहनत से आपको लगना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं कंपटीशन में आप लोग अपना वर्चस्व दिखा पाएंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज का 347वां क्वेश्चन है। किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ मिलते हैं या फिर पाए जाते हैं? क्वेश्चन मोस्टली टाइम पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर हमारे पाताल जो तोड़ कुएँ हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो तराई क्षेत्र का जो निर्माण है वो महीन कणों वाली जो अवसादी चट्टानें हैं उनसे हुआ है, ऐसा देखने को मिलता है। और तराई क्षेत्र में जो दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ तो हमें मिलते ही हैं। साथ में दोस्तों, राज्य के पौड़ी व नैनीताल जिले के दक्षिणी क्षेत्र में और उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र में हमारा तराई क्षेत्र देखने को मिलता है। तो आप लोगों को केवल इतना याद नहीं रखना है कि जो तराई क्षेत्र है उधम सिंह नगर जिले और नैनीताल जिले में ना होकर ये आपका पौड़ी जनपद जो गढ़वाल है, यहाँ पर भी तराई जो क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए याद रखने लायक बात उस पर देखने को मिलती है। अगर सबसे बड़ा अगर तराई क्षेत्र देखें तो दोस्तों, उधम सिंह नगर जिला है जैसे उत्तराखंड का, तो उसमें बाजपुर है, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो हमारा तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और तराई क्षेत्र में दोस्तों राज्य के लगभग बंगाली, हरियाणवी और पंजाबी जो लोग हैं वो वहाँ पर वास करते हैं। दलदली मिट्टी होने के कारण दोस्तों यहाँ पर धान और गन्ने की जो खेती होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। धान और जो आपका गन्ना है इसकी जो खेती है ये बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यानी कि धान और गन्ना की जो उत्पादकता है उसमें काफ़ी अच्छी पैदावार वहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, जो आपका अप्रैल माह में तराई क्षेत्र में सूरजमुखी के फूल भी खिलने की जो अवस्था है वो देखने को मिलती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सूरजमुखी का जो फूल है वो किस माह में आपका खिलता है, तो आप लोग उसको भी याद करेंगे। अप्रैल माह में तराई वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अप्रैल माह में सूरजमुखी का जो फूल है वो भी हमारा खिलता है। वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों, तराई क्षेत्र में कौन सी जलवायु अगर पाई जाती है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर हमारी उपोष्ण जो जलवायु है वो देखने को मिलती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन आयोग पूछता है कि तराई क्षेत्र में कौन सी जलवायु देखने को मिलती है, तो आप लोग उपोष्ण को आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इस क्षेत्र को नमी अधिक होने के कारण तरी वाला नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर बात करें नमी अधिक होने से, तो क्योंकि ये एक हमारा समतल एरिया होता है, यहाँ पर अगर बरसात वगैरह होती है या फिर पानी जब हमारा रहता है तो वो एकदम से सूख नहीं जाता, बल्कि बहुत समय लगाता है पानी को सूखने में। तो दलदली प्रकार की एक भूमि देखने को मिलती है, तो उसी कारण इसको तरीवाला के नाम से यानी कि तराई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों, तराई क्षेत्र के अगर उत्तर में देखें तो कंकड़ पत्थर से जो युक्त क्षेत्र होता है उसको हमारा भाबर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगर मैं भाबर क्षेत्र के बारे में अगर बात करूं तो दोस्तों, शिवालिक के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की जो भूमि होती है उसको उबड़ खाबड़ फिर मिट्टी, कंकड़ पत्थर व मोटे बालू युक्त हमारी ये भूमि देखने को मिलती है। भाबर क्षेत्रों में नदियों का जो जल है दोस्तों वो अदृश्य देखने को मिलता है, यानी कि ज़मीन के अंदर अंदर ही हमारा इसमें जो नदियों का पानी है वो भी बहता है। तो वहीं भाबर क्षेत्र में जो उपोष्ण प्रकार की जलवायु होती है उसके कारण अगर देखें तो दोस्तों, क्योंकि कंकड़ पत्थर सभी चीज़ें उसमें होती हैं, तो अधिकतर जो पानी है वो दिखता नहीं है। कंकड़ पत्थर यानी मिट्टी जो बालू होती है, बालू के अंदर को सोख लेती है। तो नदियाँ भी आप लोगों को कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत से 1 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई नदी बह रही है तो बीच में वो आपकी विलुप्त हो जाएगी, और 1 किलोमीटर के बाद जब कंकड़ पत्थर अगर रेतीला जो भूमि है अगर नहीं लगती है तो उसके बाद धीरे धीरे उधर पे पानी दिखने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी भाबर क्षेत्र में जो महीन कंकड़ पत्थर होते हैं या फिर बालू से युक्त जो आपकी मिट्टी होती है, तो उसके कारण ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंकड़ पत्थर युक्त या फिर जहाँ पर नदियाँ हमारी पाताल लोक में समा जाती हैं, या फिर इस तरीके से अगर कहेगा कि जहाँ पर आपकी जो नदियाँ हैं वो अदृश्य हो जाती हैं, वह कौन सी जलवायु या फिर कौन सी भूमि के रूप में जानी जाती है, तो आप लोग भाबर क्षेत्र के रूप में उसको आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थर युक्त मोटे बालू से
युक्त होती है, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। भाबर क्षेत्र जो है वो कंकड़ पत्थर और मोटे बालू युक्त से बना हुआ क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर देखिएगा भाबर के तुरंत उत्तर में पहाड़ियों को कहा जाता है। तो दोस्तों भाबर के जो उत्तर में है उनको शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बाह्य हिमालय की बात करूं तो दोस्तों इसको हिमालय का पाद प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। हिमालय का अगर पाद प्रदेश किसे कहा जाता है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आंसर करेंगे शिवालिक क्षेत्र या फिर आप लोग बाह्य हिमालय को आंसर करेंगे। शिवालिक हिमालय की दोस्तों नवीनतम जो श्रेणी है या फिर नवीन होने के कारण ही इसको जो जीवाश्म है वो भी पाए जाते हैं। और शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है उसको किस नाम से अगर जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा कि मैनाक पर्वत के नाम से जो शिवालिक श्रेणी है उनके पर्वतों को जाना जाता है, या फिर इसको पौराणिक रूप से प्राचीन नाम के रूप में इसको जाना जाता है। वहीं बात करें तो दोस्तों शिवालिक शब्द का अर्थ होता है कि शिव की भौहें। जो शिवालिक शब्द है उससे शिव की भौहों का तात्पर्य हमारा निकलता है। वहीं बात करें तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई होती है, जो चोटियाँ उसकी होती हैं, उसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था 700 मीटर से लेके 1200 मीटर तक की जो हाइट है वहाँ पर आपकी शिवालिक रेंज देखने को मिलती है। वहीं अगर शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन और कटाव के कारण गहरी घाटियां भी इसके आसपास में पाई जाती हैं। और राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा होती है दोस्तों वो भी आपकी कहाँ पर होती है, शिवालिक रेंज में होती है। लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर की जो बारिश है वो आपकी शिवालिक रेंज में देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों जो शिवालिक रेंज है वो पर्यटन की दृष्टि से भी आपका काफ़ी फेमस क्षेत्र देखने को मिलता है, और खनिज की दृष्टि से राज्य का जो शिवालिक क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर अगर बात करेंगे तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय और सीमांत दरार ग्रेट बाउंड्री फॉल द्वारा अलग होती है। अगर हम बात करें तो जो आपका हमारा मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय को या फिर मध्य हिमालय कहें, लघु हिमालय कहें, उससे शिवालिक को अगर अलग करने वाली जो लाइन है वो कौन सी है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों इनके बीच में एक सीमा बनाने वाली लाइन होती है जिसको हम लोग MBT के रूप में जानते हैं, MBF के रूप में, जिसको हम मेन बाउंड्री फॉल्ट के रूप में जानते हैं, MBF के रूप में हम उसको प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों अगर शिवालिक क्षेत्रों में किस प्रकार की अगर जलवायु होती है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों को उपोष्ण जलवायु भाबर और तराई के क्षेत्र में मैंने बताया था, अगर शिवालिक क्षेत्र में कौन सी अगर जलवायु होती है तो दोस्तों शिवालिक जो क्षेत्र है वहाँ पर आपकी शीतोष्ण जो जलवायु है वो देखने को मिलती है। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई तथा ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों अगर चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो चौड़ाई आपकी 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक की रेंज में देखने को मिलती है। लेकिन अगर ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो दोस्तों 700 से लेकर 1200 मीटर तक की जो ऊंचाई है ये शिवालिक रेंज की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें देखने को मिलती है। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है, तो दोस्तों हिमालय की जो सबसे नवीन श्रेणी है वो आपकी शिवालिक श्रेणी के रूप में जानी जाती है। शिवालिक श्रेणी को का प्राचीन नाम मैंने जैसे कि आपको बताया था मेनाक पर्वत के रूप में इसको जाना जाता है, और जो शिवालिक रेंज है वो 700 से लेकर 1200 मीटर तक के बीच में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों शिवालिक शब्द का ही अर्थ आपका शिव की भौहों से भी उसका तात्पर्य निकाला जाता है, और शिवालिक को मध्य हिमालय यानी कि मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करने वाली जो लाइन है वो कौन सी है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के रूप में आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो दोस्तों शिवालिक जो पहाड़ियां हैं उनको प्राचीन काल में मैनाक पर्वत के रूप में जाना जाता था, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली क्वेश्चन में आपको बताया था। शिवालिक शब्द शिव व अलग से मिलकर बना है। तो दोस्तों शिव और अलग से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है आपका शिव की भौहें, जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हिमालय की किस श्रेणी में जीवाश्म पाया जाता है, तो दोस्तों हिमालय की जो आपका शिवालिक श्रेणी है यानी कि जो हाइट आपकी 700 से लेके 1200 मीटर तक के जो मध्य में जो ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं यहाँ तक आपके जो जीवाश्म है वो पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। मध्य हिमालय और बृहद हिमालय में फिर आपके जो जीवाश्म है उनकी जो संख्या है वो ना के बराबर देखने को मिलती है। शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के मध्य में या फिर मध्य के चौरस समतल एवं क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको हमारा दून के नाम से हम जानते हैं। अगर दून या फिर द्वार क्षेत्र देखें तो दोस्तों दून पश्चिम में और द्वार हमारा पूर्व में देखने को मिलता है। अगर दून और द्वार क्षेत्रों की अगर बात करें तो दोस्तों मध्य हिमालय और जो हमारी शिवालिक श्रेणी होती है उसके बीच में पाई जाने वाली जो क्षैतिज चौरस घाटियाँ होती हैं उनको दून के नाम से जाना जाता है। जो पूर्वोत्तर भाग में दून घाटी को द्वार कहा जाता है। अगर देखेंगे तो दोस्तों जो दून घाटी है उनकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 350 से लेकर 750 मीटर तक की देखने को मिलती है। अगर बात करें तो 350 से 750 मीटर तक की जो ऊंचाई है वो इनकी देखने को मिलती है, जो दून हमारे क्षेत्र दून या फिर दून क्षेत्र अगर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है, तो आप लोग आंसर करेंगे देहरादून। और देहरादून की अगर मैं दोस्तों अगर आपको बात करूँ तो जिसकी जो लंबाई है वो 75 किलोमीटर
ये आपकी लंबी देखने को मिलती है, 75 किलोमीटर तो लंबी है और आपकी उसी में 24 किलोमीटर चौड़ी देखने को मिलती है। ये लेंथ हो गई इसकी। तो अगर आप लोग देखेंगे, अगर लंबाई और चौड़ाई देखें तो लंबाई जो देहरादून की है वो 75 किलोमीटर देखने को मिलती है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 24 से 32 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो आप लोग ऐसे उसको याद करेंगे। अगर बात करें दोस्तों दूनों के, तो सबसे बड़ा दून तो हमारा देहरादून है, लेकिन उसके बाद भी हमारे कुछ दून आते हैं, जैसे पतली दून और हमारा कोटा दून है। ये किस जनपद में है? तो दोस्तों जो पतली दून है और हमारा जो कोटा दून है ये नैनीताल जनपद में हमारे देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों, तो पतली दून नैनीताल के जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है उसके मध्य में ये देखने को मिलता है। और उसी के संदर्भ में अगर एक और बात करें तो दोस्तों कोठारी दून और चौखम दून भी हमारे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही जो कोठारी और चौखम दून है ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में देखने को मिलते हैं। दोस्तों दून घाटी में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, जिस कारण इस क्षेत्र को अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। और दून घाटी में दोस्तों उपोष्ण प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है और सर्वाधिक भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो दून क्षेत्र के मध्य हिमालय से होती हैं। अगर वहीं बात करेंगे दोस्तों, तो मध्य हिमालय जो क्षेत्र से यहाँ पर क्या होंगे, अत्यधिक जो भूस्खलन है या फिर बाढ़ जैसी संभावनाएं हैं वहाँ से देखने को मिलती हैं। हिमस्खलन के कारण कहें या फिर बरसाती में जो आप लोग अगर देखें तो जो हिमस्खलन वहाँ पर हो जाता है उसके कारण देखें, या फिर भू कटाव के कारण कहें, उस तरीके से जो मध्य हिमालय है उसके कारण ही अधिकतर जो दूनद्वार क्षेत्र है वहाँ पर जो आपदाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो देखिएगा राज्य के कुछ भागों में घाटियों के समतल भूमि को कहते हैं। तो दोस्तों घाटियों की जो समतल भूमि है उसको सैण के नाम से जाना जाता है। अब अच्छा दोस्तों, अगर सैण की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्र के रूप में, मैदान को ही हमारा सैण के रूप में जाना जाता है। तो जैसे राज्य में हरिद्वार जिला है हमारा, उसका जो अधिकांश भाग है वो भी मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वैसे अगर बात करें तो मैदानी भूमि जहाँ तक कि बाढ़ का पानी ना पहुँचा जा सके या फिर ना पहुँच सके, उसे बांगर या फिर पुरानी मिट्टी, और जहाँ तक पहुँच रहा है पानी वहाँ तक उसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो वह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है उसे खादर के नाम से जानते हैं, या फिर खादर को ही हम जलोढ़ मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, खादर को ही जलोढ़ मिट्टी के रूप में भी जानते हैं। जहाँ पानी नहीं पहुँचेगा वो आपका बांगर है और जहाँ आपका पानी पहुँचेगा वो आपका खादर है, और खादर को ही आप लोग जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपके उपजाऊ के लिए, या फिर आप लोग जैसे धान की खेती करते हैं या फिर अन्य किसी भी फसलों की खेती करते हैं उसके लिए उपयुक्त मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है। फिर देखिएगा अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो राज्य के सबसे बड़े और प्रसिद्ध दून देहरादून की चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों चौड़ाई हमने जैसे कि बात करी थी 24 से लेके 32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। और वहीं अगर लंबाई की मैं बात करूं तो दोस्तों 75 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है, जैसा कि हमने बताया था। फिर देखिएगा राज्य में मध्य हिमालय कितना चौड़ा है और ऊंचा है? तो दोस्तों अगर चौड़े की बात करें तो 70 से लेकर 100 किलोमीटर ये आपका चौड़ा देखने को मिलता है, लेकिन 1200 से लेकर 4500 मीटर की इसकी हाइट देखने को मिलती है, जो कि मध्य हिमालय का है। अच्छा दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे कि जो आपका मध्य हिमालय और बृहद हिमालय है उनको अलग करने वाली जो लाइन है उसका नाम क्या है। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों पहाड़ों की रानी जो मसूरी है वो आपके मध्य हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलती है। और मसूरी है, जैसे दूधाधुली पर्वत श्रृंखला है, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये मध्य हिमालयी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसे आपका रानीखेत है, नैनीताल है, तो ये सारे ही मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो कुमाऊं के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित हैं? तो दोस्तों ये मध्य हिमालय के दक्षिणी ढाल पर अधिकतर जो तालें हैं वो देखने को मिलती हैं। प्राचीन ग्रंथों में बृहद हिमालय को क्या कहा गया है? तो दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में बृहद हिमालय को हिमाद्री या फिर बर्फ के घर के नाम से जाना गया है। दोस्तों बृहद जो हिमालय है उसकी हाइट मैंने आपको बताई थी, ये लगभग आपका 4500 से लेकर 7817 मीटर, यानी कि नंदा देवी पश्चिमी तक का जो क्षेत्र है उसको बृहद हिमालय के रेंज में मापा गया है। फिर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन किस श्रेणी में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपके जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के जो वन हैं वो मध्य हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जिनकी हाइट आपकी 3000 से लेकर 4500 मीटर तक के आसपास में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा मध्य हिमालय के अंतराल चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा जिले में फैली दूधाधुली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के पामीर के रूप में दूधाधुली पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। दूधाधुली पर्वत श्रृंखला से ही उत्तराखंड की 5 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जिनको पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, बूनो, पूर्वी और पश्चिमी नयार के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर पश्चिमी रामगंगा की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी रामगंगा दूधाधुली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। वहीं अगर पूर्वी नयार की मैं बात करूं तो दोस्तों ये पिथौरागढ़ जनपद में बहता है, और पूर्वी जो आपका रामगंगा है ये आपका नामिक
हिमनद से निकलता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे, कन्फ्यूज क्रिएट मत करिएगा। जो आपकी दूधातुली पर्वत श्रृंखला से निकलती है वो पश्चिमी रामगंगा है, और जो आपकी नामिक हिमनद से निकलती है वो आपका पूर्वी रामगंगा के रूप में जानी जाती है। तो दोनों में आप लोग डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। वहीं जो ये 5 नदियाँ हैं दोस्तों दूधातुली पर्वत श्रृंखला से जो निकलने वाली हैं, वो पाँचों के 5 नदियाँ पूछी जाती हैं। तो आप लोग इतना जरूर याद रखिएगा, जो आपकी पश्चिमी रामगंगा है, आटागाड़ है, वोनो है, पूर्वी नयार है और पश्चिमी नयार है। तो दोनों ही जो नदियाँ हैं वो आप जो पाँचों जो नदियाँ हैं वो आपके दूधातुली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो गैरसैंण स्थित है। तो दोस्तों जो गैरसैंण है वो भी आपके दूधातुली पर्वत श्रृंखला के निकट ही स्थित देखने को मिलता है। दोस्तों पश्चिमी नयार के तट पर एक वीरांगना का वध किया गया था। कत्यूरी सैनिक रामू रजुआर के द्वारा उसकी हत्या करी गई थी। आप लोग मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो वीरांगना हमारी कौन देखने को मिलती है। तो दोस्तों हम लोग डेली आप लोगों के लिए उत्तराखंड से रिलेटेड वन लाइनर सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।